So good afternoon, Ayush Mishra, and I'm welcoming you in this live session. And with me, my colleague Jatin sir is in the session. So welcome Jatin sir in the session. Thank you, sir. And today we are covering a very interesting topic, and the topic is Windows. So all of a sudden, this is not for your home window. This is your operating system. Okay, so like we are using Windows 7, Windows 10, Windows XP. So जिस तरीके से हमारे इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनमें से एक प्लेटफॉर्म बेस है विंडोज। तो आज हम लोग का जो ओवरऑल डिस्कशन है, जो हमारा लाइव है, वो विंडोज पे डिपेंड है कि ये विंडोज क्या है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो बट अगर हम अपने आज के एजेंडा देखें तो इस टाइम में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, देन क्या है कि प्लेटफॉर्म बेस पे ओएस का टाइप क्या होता है, देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे विंडोज 10 हमारी तक आया, उसके बाद इसके क्या फीचर्स हैं, एंड फिर डिफरेंस क्या है प्लेटफॉर्म वाइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, चाहे वो विंडोज का प्लेटफॉर्म हो या लाइनक्स का प्लेटफॉर्म हो या आपका मैक ओएस का प्लेटफॉर्म हो। तो इस प्लेटफॉर्म के बेस पे भी इसमें क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज के अपने सेशन में कवर करने वाले हैं। ओवरऑल जो हमारा एजेंडा है वो इस तरीके से प्लान है। ओके तो सर। सो मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक हम लोग बात करने जा रहे हैं विंडोज के ऊपर, ये विंडोज 10। सो एक्चुअली में लेकिन आपने एजेंडा में बताया कि स्टार्टिंग हमारी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रहेगी। तो क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई इस टाइप का रिलेशन है क्या, हाँ जो बिल्कुल आप रिलेशन पहले। है। एक्चुअली सपोज आपने बोला कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक हमारा विंडोज है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए कि विंडोज का यूज क्या होता है। विंडोज का यूज होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करवाना। सिंपल सी चीज। भाई हम अगर आप आपस में बात करें तो जाहिर सी बात है अपने डिवाइस पे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसकी वजह से हम कनेक्ट हो पाए हैं आपस में, देन वो एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा स्क्रैच से लेके चलेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझने में भी आसानी होगी कि एक्चुअल में विंडोज क्या है। अभी मान लीजिए मैंने अपने विंडोज के टॉपिक पे शुरुआत में ही बोला कि विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वहां पे कंफ्यूजन आ जाएगा ना कि अब ये विंडोज है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो अगर एक पॉइंट पहले से ही क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देन विंडोज क्या है, तो व्यूअर्स को समझने में आसानी होगी, एंड जो डिस्कशन है हमारा वो फ्रूटफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो इस फॉर व्यूअर्स, अगर आपको भी कोई क्वेरी रहती है हमारे इस पे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। वी आर सीइंग योर कमेंट्स एंड वेलकमिंग फॉर योर क्वेरीज। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें अपना सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो ये एज अ इंटरफेस वर्क करता है आपके यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। इट्स लाइक दैट ट्रांसलेटर। जैसे दो यूजर हैं, यूजर ए यूजर बी, एक को हिंदी आ रहा है एक को इंग्लिश आ रहा है, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनके समझने का तरीका है, वो अलग अलग है। बट हमको कम्युनिकेशन तो करवाना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक ऐसे पर्सन को लेते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आती हो, और वो हमारे बीच में कैसे काम करता है, एज अ ट्रांसलेटर। वो यूजर ए की बात को हिंदी में सुन लेगा और यूजर बी को इंग्लिश में बता देगा कि इसने ये बोला, और यूजर बी की बात को वो इंग्लिश में सुन के यूजर को हिंदी में बता देगा कि इसने ये कहा। तो इस तरीके से क्या होगा, ओवरऑल जो आपका इंटरेक्शन है वो बना रहेगा। तो सेम यही काम होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। और कोई भी डिवाइस हो आपकी, अगर वो आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, आपका डेस्कटॉप हो, सब पे क्या रहता है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना इम्पोर्टेंट है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएंगे उस पे। ओके, ओके। यस। सो वक्त अगर तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ, हाँ हाँ बताइए सर। सर, लाइक आपने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम्म, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने सिस्टम को चला ही नहीं सकते। मतलब वो कंप्यूटर हमारा सिर्फ एक हार्डवेयर रह जाएगा हार्डवेयर डिवाइस अगर ऑपरेटिंग रहेगा सिस्टम नहीं है तो। जी। एंड एक चीज ये भी ओके। कहते हैं कि यहाँ तो मैंने एक केवल वर्क बताया, और भी बहुत सारे हमारे वर्क होते हैं हार्डवेयर के, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, फाइल्स का मैनेजमेंट है। तो ये सारी टास्क भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है।
और वो डिपेंड करता है यूजर पे। अगर आप देखें तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे विंडोज 10 हो गया, या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, या एप्पल में आपने मैक ओएस का नाम सुना होगा तो मैक ओएस हो गए। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके एग्जांपल्स हमको मिल जाते हैं। देन थोड़ा सा हम बात करें अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसी को एलिब्रेट करें थोड़ा, तो यूजर का जो यूज है उसके बेस पे भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप डिफाइन किया जा सकता है। जो उसका टास्क है उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, या आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है। अब नॉर्मल हम देखते हैं तो हमारे पास सर्वर भी लगे हैं बहुत सारे। हम अक्सर देखते हैं बैंक्स में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है। तो अब वो जितने भी सर्वर हैं उनमें क्या होता है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस बेस पे भी हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग एट अ टाइम वन टास्क, मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। देन इसमें क्या होता है, हम मेन फोकस करते हैं क्लाइंट ओएस और सर्वर ओएस पे। तो सर एक एक मिनट, जी लाइक यहाँ पे आपने बोला सिंगल टास्क और मल्टीटास्क, उसी बेसिस ओके, पे यहाँ पर सिंगल यूजर और मल्टी यूजर लिखा है, तो इसका मीन क्या है? देखिए सिंगल टास्क में अगर हम देखें तो आपको याद होगा बहुत पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, हालांकि अभी हम लोग रिवोल्यूशन पे भी डिस्कस करेंगे, तो एमएस डॉस में क्या होता था, आप एट अ टाइम एक ही कमांड रन कर पाते थे, इज इट। देन हम्म उसके बाद जब हमने धीरे धीरे विंडोज को डेवलप करना शुरू किया तो हम एक साथ मल्टीपल टास्क उससे परफॉर्म कर सकते थे। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया हमारा सिंगल टास्क और मल्टी टास्क का। अगर सिंगल यूजर या मल्टी यूजर की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कि एक ही टाइम पे कितने यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं सेम डिवाइस पे, है ना। या सपोज एक डिवाइस पे एक यूजर बना है तो वो कैसे लॉग इन कर पाएगा। सर्वर ओएस जितने भी हमारे होते हैं वो मल्टी यूजर में आते हैं, आपने देखा होगा कि एक जगह यूजर बना है और वो अलग अलग मशीन से लॉग इन कर पा रहा है। ओके, हम्म देन सिंगल यूजर आपका जो विंडोज का है, अगर आपने कोई एक यूजर लॉग इन किया है और रिमोट सेशन पे कोई दूसरा यूजर लॉग इन करता है तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिक लॉग ऑफ हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हमारा जो डिस्कशन था यहाँ पे वो क्लाइंट एंड सर्वर पे था, क्योंकि लोगों को ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे क्लाइंट और सर्वर कैसे बन जाता है। तो ये इसी तरीके से है कि वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कहीं से कोई सर्विस क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे किसमें आ जाते हैं, क्लाइंट ओएस में आ जाते हैं। और वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं एंड यूजर या क्लाइंट को, वो हमारे किस में आ जाता है, सर्वर ओएस में आ जाता है। यहाँ पे आप अगर एक टेबल देख पा रहे होंगे तो कुछ क्लाइंट ओएस के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और कुछ सर्वर ओएस के आपके पास एग्जांपल लिखे हुए हैं, जिसमें आपका सर्वर 2012 16 19 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड जो क्लाइंट ओएस है वहाँ पे आपके पास विंडोज में एक्सपी 7 8 और 10 दिया गया है। दोनों को ही माइक्रोसॉफ्ट ही डेवलप करता है। ओके। देन ये चीज तो है। सर बेसिकली लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सभी सिस्टम के लिए कॉमन है, मतलब हम्म, सभी सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, हम्म, तो वहाँ पर जो उनके डेवलपर कंपनीज हैं, लाइक उन्होंने क्लाइंट और सर्वर के बेसिस पे क्यों बनाया? मतलब बनाने के लिए अगर इस तरीके से डिफरेंट टाइप बनाना था तो अलग अलग सर्विसेज के बेस पे भी वो लोग कर सकते थे, मतलब हर ओके एक सर्विस का अपना अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेवलप कर दें, बट ओके। उन्होंने सिर्फ यही दोनों इस टाइप से क्यों लिया? देखिए अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपके पास तीन तरीके से क्लासिफिकेशन दिखाया, क्लाइंट सर्वर बेस्ड, टास्क बेस्ड, यूजर बेस्ड। अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म बेस्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो हमारे पास मेजर प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जैसे विंडोज प्लेटफॉर्म है, लाइनेक्स है और मैक है। तो आपने जो अभी मेरे को एक चीज बोली थी कि सर्विस के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जहाँ तक रेड हैट वाले लाइव सेशन में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी कि जो रेड हैट के वेरिएंट्स आते हैं उसमें दोनों तरीके से आपको मिलता है, आप सर्विस इंस्टॉल भी कर सकते हैं एंड प्रॉपर सर्विस बेस भी आपका जो ओएस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अवेलेबल होता है। ठीक। Okay. देन इसके बाद क्या था, अगर हम बात करते हैं विंडोज की, तो विंडोज को डेवलप करता है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ओके, एंड लाइनक्स को डेवलप करते हैं हमारे लाइनक्स के वर्जन हैं जो कि फाउंडर हैं इसके। और लाइनक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि ये ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी का क्या डिफरेंस है।
ओपन सोर्स में यह है कि इसमें कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकता है। बट माइक्रोसॉफ्ट का क्या सीन है, अगर विंडोज को कोई चेंजेस आ रहा है, कोई अपडेट आ रहा है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट होगा। या मैक में कोई चेंजेस है तो उसके लिए कौन सी कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी? एप्पल रिस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पे विंडोज, एप्पल एंड मैक का मैंने लोगो भी लगाया हुआ है, जो कि आप साइट पे देख सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके जो ओनर है वो अभी बिल गेट्स हैं। लाइनक्स को डेवलप किया था लाइनक्स टॉर्वाल्ड्स ने, और लास्ट वाला तो फेस आप अच्छे से पहचानते होंगे, एप्पल तो सबको अच्छा लगता है, स्टीव जॉब्स। तो ये थोड़ा सा इनके फाउंडर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। देन प्लेटफॉर्म बेस पे अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म बेस पे अभी मैं कवर करने वाला हूँ विंडोज को, क्योंकि मैंने स्लाइड के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो आज का सेशन है वो ओवरऑल किस पे बेस्ड है? विंडोज पे बेस्ड है। क्योंकि कई सारे जो यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो अभी भी विंडोज पे ही वर्क कर रहे हैं। और जैसा कि इस टाइम में आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम या बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि विंडोज के जो सिस्टम का मार्केट शेयर है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया है। तो हम लोग थोड़ा सा विंडोज को और अच्छे से जानते हैं कि विंडोज में और क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब एक चीज है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? तो ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है रन करने के लिए। किस पे? जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो यूजर्स अपने होम में या ऑफिस में यूज करते हैं, उन पे रन करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। देन क्या है, ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर ऐसे भी देखेंगे तो एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन से यूज कर रहे हैं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेरी तो जरूर आई होगी कि ये GUI और CLI कैसे अलग अलग है। तो कोई गेस सर आपको कि कैसे अलग होगा ये? लाइक CLI में बोल सकते हैं कि हम टोटल कमांड्स के ऊपर वर्क करेंगे। वहीं पे GUI में लाइक हो सकता है कि ग्राफिकल मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको मैनेज करें एग्जैक्ट वही चीज है ना कि पूरा। हमारे पास जो भी चीजें हैं, अब कमांड लाइन में क्या है, हमें कोई भी काम करना है, कोई भी टास्क करना है, उसके लिए हम कुछ कमांड टाइप कर रहे हैं, देन हम उसको कवर कर रहे हैं। GUI में क्या होता है, हमारे पास आइकॉन्स दिए गए हैं, हमारे पास पॉइंटर दिया गया है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतनी सारी चीजें कर ले रहे हैं। और अभी अगर देखें तो मार्केट में विंडोज जो है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। सर्वर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमें जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। हाँ। लाइक विंडोज को डेवलप करा था माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। इसके दो वेरिएंट हो गए, क्लाइंट एंड ओके। सर्वर। चलिए, सर्वर तो समझ में आ गया कि उसका नेम सर्वर क्यों पड़ा, ओके। सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चलिए इस बेसिस पे। बट यहाँ पे जो क्लाइंट वाला सिनेरियो, इन्होंने क्लाइंट नेम क्यों नहीं रखा, विंडोज क्यों रखा उसको? ओके। सो देखिए, फिर वही चीज अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करी थी, थोड़ा सा आपका क्वेरी सही है। मैंने थोड़ा सा एक सोचा था इस स्लाइड पे कि मैं भी ये क्वेरी आ सकती है। तो आप देख रहे होंगे एक पॉइंट क्लियर यहाँ पे बना हुआ है, वाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कॉल्ड विंडोज, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज को विंडोज ही क्यों कहता है। तो सीन यहाँ पे ये है कि पहले जब डेवलप हुआ था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, तो उसमें क्या था, हम एट अ टाइम सिंगल विंडो पे वर्क कर सकते थे। जैसा कि आपको भी याद होगा कि हम अगर एक स्क्रीन ओपन किए हैं तो हम वहां पे एक ही कमांड चला के एट अ टाइम उसको यूज कर पा रहे होते थे। देन हम्म। जब आगे ये डेवलप हुआ तो उस केस में क्या हुआ, हम एक साथ मल्टीपल विंडोज पे वर्क कर सकते हैं। जस्ट मैं अगर अभी का एग्जांपल लूं तो आप देख रहे होंगे हम लोग जूम पे भी कनेक्टेड हैं, हम लोग का ब्राउजर पे फेसबुक भी लॉगिन है, एंड देन हम यहाँ पे पावर पॉइंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर कर रहे हैं। यानी इस समय अगर हम देखें तो हम लोग एट अ टाइम मल्टीपल विंडोज पे वर्क कर रहे हैं। विंडो का मतलब यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को हम एक साथ रन करके यूज कर रहे हैं। सो ये रीजन है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडोज रखा है। होप दिस ओके सर। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। सो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा, बहुत देर से हम लोग ये चीज बोलते आ गए हैं कि भाई पहले हमारे पास डॉस था, फिर जैसे डेवलप हुआ
तो हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करते चले जाए। बट अब यहाँ पे भी एक चीज़ आती है कि अगर हम डॉस से विंडोज 10 पे आ गए तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम डॉस से सीधे विंडोज 10 पे आ गए। तो बीच में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का गैप हुआ होगा ना। बिल्कुल सर, यहाँ पर लाइक इसका हम्म। तो अब वही चीज है ना कि डॉस के बाद कौन सा ओएस आया, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। अच्छा सर, आपको कौन से ओएस याद हैं कि पुराने कितने ओएस हो सकते हैं विंडोज 10 और डॉस के बीच में? आई थिंक ओवरऑल कोई भी इतना ज्यादा याद नहीं रखता है, बट लेटेस्ट वाले सबको याद रहते हैं। जैसे 7 है, क्या क्या नया बहुत पुराना डॉस था तो वो याद है। तो बीच का कुछ याद है थोड़ा बहुत? लास्ट टाइम XP7, XP एंड एक्सपी 7। 7, विस्टा भी फिर सुना आपका होगा कभी कभार। विस्टा का नाम आ जाता है कि बहुत ज्यादा वो चला नहीं था एक की तरह। हम्म विस्टा वाली भी एक विंडो थी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास एवोल्यूशन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमारा, अगर आप यहाँ पे देखते हैं विंडोज ओएस का एवोल्यूशन, तो इस जगह पे आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। 1981 से स्टार्ट हुआ था ये एमएस डॉस के थ्रू। देन उसके बाद विंडोज 1.0, विंडोज 3.0, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एमई, विंडोज 2000। देन उसके बाद कहीं एक्सपी, विस्टा, 7, 8, 10। आज अगर आप किसी से पूछते हैं जल्दी ऐसे ही कि ये विंडोज के ओएस कौन कौन से हैं, तो नॉर्मली वो आपको क्या आंसर देगा, 7, 8, 10, या 7 या 10। एक भी क्योंकि इतना ज्यादा नहीं चला था, तो मे भी हो सकता है लोगों को इसका इतना ज्यादा नाम ध्यान ना हो। हम्म बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है वो अवेलेबल है कि डॉस से 10 तक हम कैसे आए हैं ना। तो ओवरऑल अगर हम्म आप अभी यहाँ पे देखते हैं तो हम अगर डॉस से स्टार्ट करते हैं, एमएस डॉस से, तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था आईबीएम के लिए। इसलिए उस केस में क्या था कि हार्डवेयर बनाने का जो काम था वो आईबीएम ही कर रहा था, हार्डवेयर के बेस पे आईबीएम वर्क कर रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जिसके बेस पे ये आपका जो सिस्टम है वो वर्क कर सकता है। तो आप भी जब नया सिस्टम लेने जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि वहाँ पे वहाँ पे आपका लाइक तो वहाँ कहता है आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको डॉस पे लेना है या आपको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेना है, चाहे वो आपका विंडोज 10 का कोई एडिशन हो या आपका विंडोज का कोई डॉस एडिशन हो। तो डॉस पे क्या होता है, सिंपल सा आपको एक CLI बेस यूटिलिटी डाल के वो दे देते हैं। फिर आपको उस पर जो भी इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कीजिए। देन उसके बाद क्या हुआ, 1985 से 1992 के बीच में इन्होंने विंडोज के दो वर्जन लॉन्च किए, एक विंडोज 1.0, देन विंडोज 2.0। तो इसमें क्या था, डॉस में कमांड टाइप करने के अलावा यूजर को थोड़ा सा एक ऑप्शन ये मिला कि वो चीजों को क्लिक से या पॉइंटिंग से एक्सेस कर सकते थे। देन 1987 में इन्होंने उसी को थोड़ा सा अपडेट किया, जो इनका विंडोज 2.0 का रिलीज था। ये क्या था, ये आपके इंटेल 286 प्रोसेसर्स के लिए डिजाइन किया गया था। देन इसमें क्या था, थोड़े से डेस्कटॉप आइकन लगाए गए, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट थे, या इसका जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। आई थिंक आपको से याद हो तो एक्सपी का ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा नहीं था, बट अगर आप उस पर देखें तो एक ही वॉलपेपर लगा रहता था वो नेचर सीनरी वाला। देन बाकी सारी चीजें वहां पे रहती थी। अभी तो हालांकि सर, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो सर अब डेड हो गए, मतलब इनको अब तो यूज नहीं करा जाता। अब नहीं, अब अगर आप देखोगे तो अभी तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 तक का सपोर्ट बंद कर दिया है ना। ये चीज भी हम्म अगर हम देखें तो 7 का भी सपोर्ट बंद कर दिया। एक का तो सीन पता ही है कि वो इतना चला ही नहीं था। एक आया, 8.1 आया। देन एक में क्या हुआ, एक जब बुरी तरह से फेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसी के कुछ फीचर्स में चेंजेस करके 10 लॉन्च किया। और देखा होगा आपने कि 10 का बहुत सारा इन्होंने क्या किया था, अपडेट देना स्टार्ट कर दिया था हमको। तो अभी वो चीजें भी हम देखेंगे, थोड़ा सा हम धीरे धीरे आगे आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर हम बात करें इसके बाद, तो जब विंडोज 3.0 वाला वर्जन लॉन्च हुआ तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास कुछ कलर ऑप्शन मिले। इसके पहले क्या था, थोड़ा सा ग्रे स्केल या मोनोक्रोम टाइप पे रन करता था वैसे हमारा। देन उसके बाद हमको यहाँ पे प्रोग्राम मैनेज करने की चीजें या फाइल मैनेज वाली चीजें दी गई, और कुछ गेम्स भी इंक्लूड किए गए इसमें। जो आपका विंडोज 3.1 वाला वर्जन आया था अप्रॉक्स 1992 के बीच में,
तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने कुछ गेम्स भी इसमें ऐड किए कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर का कंप्यूटर यूज कर रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा सा गेम में भी प्ले करे। तो इस तरीके से मतलब चीजें निकाली। हर एक एवोल्यूशन पर मतलब इन्होंने क्या हाँ, करा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चेंजेस ऐड ऑन किया है, करते गए। एड करते गए। तो ओवरऑल ऐसे ही आपका 98 ME 2000 आया, देन XP आया, विस्टा आया, देन फिर इन्होंने क्या किया, विंडोज 7 पे आया। तो थोड़ा सा मैं इनको स्किप करके XP और 7 से आपको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि ये तो गैग ओएस हो चुके हैं, इनके बारे में इतना इन्फो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, मे बी XP से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं वहां से कंटिन्यू करूँ। देन XP जब हमारे पास आया तो XP में क्या चीज थी, XP में इन्होंने बहुत सारी नई चीजें दी। थोड़ा सा इनका जो इंटरफेस था वो इम्प्रूव हो गया काफी अच्छे से XP पे। और उसी के साथ साथ क्या था, हमारे पास कई सारे स्टार्टअप में फंक्शंस आ गए या चीजें आ गई। उसके बाद 7 जो इनका था, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे इन्होंने काफी सारे चेंजेस कर दिए। पूरा का पूरा GUI इन्होंने क्या किया, उठा के वहां पे 7 पे चेंज कर दिया। और उसके बाद इन्होंने इसमें एग्रो इफेक्ट दिया। एग्रो इफेक्ट आपको पता होगा कि कोई भी स्क्रीन आपके सामने ओपन है और आप उससे पॉइंटर लेके जाइए टास्क बार में, देन वो उसका एक कॉपी आपको वहां पे दिखा देता है। होवर करने पे जैसे आइकन्स आते हैं उस तरीके से इन्होंने वहां पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये हम्म। सारी डेवलपमेंट इन्होंने किया। तो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे करते ही विंडोज जो है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे चेंजेस किए कि आज के टाइम में हमारे पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल है विंडोज 10 में, अगर आप देखें। और वो मल्टी प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट भी कर रहा है। देन इनके रिलीज डेट भी आगे लिखे हुए हैं, कब कौन सा ओएस रिलीज हुआ है। एक्चुअली डेट यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए मेंशन नहीं हुई क्योंकि जब कोई एवोल्यूशन होता है तो वो एक ही दिन में नहीं इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है कि इस तरीके से इस मंथ में या इस ईयर में इसका जो एवोल्यूशन है स्टार्ट हुआ, देन ये कंटिन्यू हुआ। अच्छा, विंडोज 8 भी आपका बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था, बट इसमें क्या था, थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू बहुत आते थे। और विंडोज 8 में जो सबसे अच्छी चीज यूजर को अट्रैक्ट करती थी वो याद होगा आपको, इसका जो स्टार्ट मेन्यू है, वो मैक्रो हम्म। यूआई बेस इसका फुल स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन, आता था, फुल फुल स्क्रीन वाला। स्क्रीन मैक्सिमम। बट उसमें क्या होता था, कई सारे प्रोग्राम्स पे कंपैटिबिलिटी इशू आता था। या आप देखोगे तो अगर कोई नया यूजर है जिसने ज्यादा विंडोज नहीं यूज कर रही है या फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, देन उसको स्टार्ट मेन्यू से वापस डेस्कटॉप पे आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। हालांकि वहां हम्म। पे पिन किया रहता था, बट बाई चांस वो अनपिन हो गया डेस्कटॉप का आइकन, देन उसको वापस से डेस्कटॉप पे आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए देखते हुए जब देखा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज कितना अच्छा नहीं चल पा रहा है, देन जुलाई 15 में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम एक लॉन्च किया, विंडोज 10। और विंडोज 10 पे इन्होंने क्या किया, इस तरीके से इसको बनाया कि इसमें अलग अलग अपडेट देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको याद होगा तो 1709, उसके बाद 1803, 1809, इस तरह से करके इन्होंने विंडोज 10 पे हमको अपडेट देना शुरू कर दिया। और विंडोज 10 आज के टाइम में हम लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं और हम्म। कई सारे उसमें फीचर्स भी हमको अवेलेबल भी होते हैं। तो इस ओके। तरीके से हमारा जो एवोल्यूशन है विंडोज OS का आया, इस तरीके से हम लोग विंडोज 10 तक आए हैं। ओके सर, लक यहाँ पर चलिए, आपने एक चीज अच्छी बता दी एवोल्यूशन को लेकर के, कहाँ पर विंडोज 10 किस तरीके से आया, विंडोज 10 का पूरा ट्रैवलिंग आपने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। बट यहाँ पे कुछ फीचर्स को लेके, जैसे विंडोज 7 का या 8 का अगर हम बात करें तो कुछ फीचर्स थे, नॉर्मल फीचर, जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या आपका सर्च हो गया, या टास्क मैनेजमेंट हो गया। तो इस टाइप के फीचर्स को विंडोज 10 में ऐड ऑन करा गया या हटाया गया, मतलब कुछ आप उसके नए फीचर्स के बारे में कुछ देखिए, एक्सप्लेन। बहुत सारे फीचर्स को इसमें ऐड भी किया गया है, एड ऑन भी किया गया है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विंडोज 7 या 8 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा विंडोज 10 को मैं एक बार आपको बता दूं, देन हम इसके जो फीचर्स हैं उन पे भी आ जाते हैं। तो 10 जुलाई 15 को इसका जो रिलीज है वो लॉन्च किया गया था विंडोज 10 का। और ये मोस्ट रिसेंट वर्जन था आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी तक आप लोग ने सुना होगा शायद यूट्यूब पे या कहीं देखा होगा कि विंडोज 11 आ गया है या विंडोज ये है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों का एक केवल इमेजिनेशन है, उनका एक कंसेप्ट है केवल।
कि भाई 10 ऐसा आया है तो हो सकता है 11 ऐसा है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट के साइड से अभी ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मेन विंडोज 10 को लॉन्च करने का रीजन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे यूजर्स का कंप्लेंट था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू यूज है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ही बताया ना कि स्टार्ट मेन्यू से बाहर ही नहीं आ पा रहा है यूजर, हम्म। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अगर हम इसके फर्स्ट फीचर की बात करें तो फर्स्ट फीचर हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ही है विंडोज 10 का। अगर आप यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू देखिए तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस के टाइल्स आइकन आपके पास बने हुए हैं, ठीक है। देन हम्म। आपको यहाँ सर्च बार स्टार्ट में दिया गया है। देन यहाँ पे ऑल एप्स एंड पावर का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद सेटिंग्स दी गई हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स आपके पास विंडोज 10 में अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट मेन्यू इसका क्या था, मैक्रो यूआई पे से क्या कि इन्होंने नॉर्मल जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं वो आपके पास आ जाता है। ओके। तो तो यहाँ पे आप देखें जी। चला है कि यहाँ पर जैसे सुनने में आया था विंडोज का अपना पर्सनल, विंडोज 10 लॉन्च होने के बाद विंडोज का अपना पर्सनल सेटिंग्स एक फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया, जिस ठीक तरीके से हमारा कंट्रोल पैनल काम करता था। ठीक ठीक। तो क्या अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई डिफरेंस है क्या, कंट्रोल पैनल और विंडोज सेटिंग्स देखिए यहाँ पर एक्चुअली नई चीज डिफरेंस ऐड ऐसा ऑन कुछ हुई? नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको स्टार्ट मेन्यू में भी सेटिंग्स वाला आइकन दिख रहा होगा। अब बात यह है जैसे हम अपने फोन में चीजें यूज करते हैं, है ना, तो फोन में हमको सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया होता है, या हमारे पास थोड़ा सा एक एक्शन सेंटर पे ऊपर जब हम ऐसे इसको ड्रैग करते हैं तो एक्शन सेंटर दिया रहता है। तो इसी तरीके से हमारे पास विंडोज में कंट्रोल पैनल तो था, बट उसी को थोड़ा इम्प्रूव करके कंट्रोल पैनल पे क्या था, बहुत से यूजर्स को प्रॉब्लम होती है। सपोज अभी आपको पासवर्ड लगाना है तो बहुत सारे यूजर नहीं जानते हैं कि कंट्रोल पैनल में जाके आप कैसे लगा सकते हैं, लेकिन अब फोन तो ज्यादा सारे यूजर यूज कर रहे हैं, सबको पता है कि मेरे को फोन की कोई सेटिंग करनी है तो मुझे सेटिंग्स में जाना होगा। सेम इसमें भी जब वो सेटिंग्स देखते हैं तो वो सेटिंग्स में जाके वो सारी चीजें व्यू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये आपको एक सेटिंग्स वाला पेज दिखा होगा, हम्म। विजिबल। तो अब क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल। जो सेटिंग्स वाला पेज है यहाँ पे यूजर को कंट्रोल पैनल की तरह चीजें समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर उसे कोई अपना इंटरनेट से रिलेटेड वर्क है तो देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट आइकन बना हुआ है, लिखा है कि वाईफाई वीपीएन। पर्सनलाइज में उसे वॉलपेपर चेंज करना है, थीम लगाना है, लॉक स्क्रीन बदलनी है, अकाउंट से रिलेटेड वर्क है, तो इसको क्या था, मतलब कंट्रोल हमारे पैनल की उसी जो सेटिंग्स है कंट्रोल, हाँ उसी हाँ को थोड़ा उसी सा कंट्रोल डिजाइन कर पैनल को दिया थोड़ा गया है। सा मॉडिफाई और कैटेगराइज कर दिया गया। और अगर आप वहाँ कंट्रोल पैनल से यूज करना चाहते हैं देन आप वहां से भी यूज कर सकते हैं। सेटिंग सेम है, बस यूजर के यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम्म। देन इसके बाद अगर हम स्टार्ट मेन्यू के बाद बात करें तो यहाँ मेरे को दोनों ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू पे मिल जाते हैं। आप तो सबसे अच्छी चीज देखेंगे अगर तो विंडोज 10 में आप स्टार्ट मेन्यू को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज आपको ये इतने टाइल नहीं चाहिए तो आप इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको फुल स्क्रीन का स्टार्ट मेन्यू चाहिए तो आप इसके स्टार्ट मेन्यू में जाके कस्टमाइजेशन सेटिंग में स्क्रीन हाफ स्क्रीन जैसा भी करना चाहते हैं वैसे आप सेट कर सकते हैं। देन अच्छा। नेक्स्ट जो आपके पास विंडोज 10 में एक फीचर आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर का। तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट हमको विंडोज में कौन सा मिलता था प्रीवियस वर्जन्स में, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहा था। इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा था। बट यहाँ पे क्या था, इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और इसी के साथ साथ इन्होंने हमको क्या किया, एक एज ब्राउजर दिया। एज ब्राउजर में अगर आप देखोगे तो आप पेजेस को ऑफलाइन मार्क कर सकते हो। सपोज आप किसी वेबसाइट पे से आपको कोई चीज सही लगी तो नॉर्मल क्या होता है हम उसे बुक मार्क करते हैं। हम्म। बुकमार्क में क्या होता है, सपोज आज वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन है और मैंने बुकमार्क कर लिया और 10 दिन बाद साइट ओनर ने वो इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, तो क्या होता है वो इंफॉर्मेशन जब हम बुकमार्क ओपन करेंगे तो हमको नई इंफॉर्मेशन दिखाएगा ना। बिल्कुल, वो तो अपडेट करेगा ही। और बुकमार्क आप क्यों करते हो, ताकि आपको वो पार्टिकुलर लिंक याद रहे, वो पार्टिकुलर लिंक आपसे मिस ना हो। बट सपोज आपको कुछ ऑफलाइन मार्क करना है तो यहाँ पे आपके पास एज ब्राउजर में ऑप्शन होता है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो एज ब्राउजर में हमको रीड अलाउड वाला ऑप्शन मिलता है। सपोज आपने कोई पीडीएफ ओपन किया है या कोई वेबसाइट ओपन करी है और आपको उसको क्या करना है, नरेट करवाना है, तो यहाँ रीड अलाउड ऑप्शन होगा, आप वहाँ क्लिक करेंगे
तो जो भी कंटेंट आपके पेज पे लिखा होगा आपका कंप्यूटर उसको क्या करेगा, प्रोनाउंशिएट करेगा, एंड देन आप वो चीजें सुन सकते हैं। सपोज आपने कोई बुक ओपन करी है या कोई पीडीएफ ओपन किया है, लेकिन आपका देखने का मूड नहीं है स्क्रीन पर, आप सिर्फ सुनना चाहते हो, तो आप आराम से ईयर प्लग करके उसे सुन भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास है नोट्स सेट करने का ऑप्शन। जैसे आप मतलब एक चीज ये समझिए कि विंडोज 10 का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया, ओएस डिजाइन किया गया है, इसको मल्टी प्लेटफॉर्म के बेस पे डिजाइन किया गया है। आपको अगर पता होगा तो माइक्रोसॉफ्ट का एक सरफेस प्रो आया था मशीन, जो कि आपको पता होगा, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का खुद का। दो तरीके से यूज हो सकता है। टैबलेट की तरह भी आप उसे यूज कर सकते हैं, देन आप उसको एक नॉर्मल डेस्कटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर हम डेस्कटॉप और टैबलेट दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी कुछ इसी तरह से डिजाइन होगा ना, कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे। भाई अभी तो हम यूज कर सकते हैं। आप सपोज अभी मेरे पास ये स्क्रीन है, मैं कीबोर्ड से यूज कर रहा कुछ कर रहा, लेकिन टैबलेट में तो कीबोर्ड मेरे पास अलग से अवेलेबल नहीं है। तो विंडोज 10 में आपके पास ये सारा फीचर भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट चीज, जैसे कई सारे साइट्स आपके कंपैटिबिलिटी इशू करते थे, तो वो आपके एज ब्राउजर पे इजीली ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखो, एज ब्राउजर के बाद आपको कोर्टाना, अभी आपने एक वर्चुअल असिस्टेंट वाली बात मेरे को बोली थी थोड़ा पहले, कि विंडोज 10 के साथ आया है। तो जैसे हमारे पास सीरी अवेलेबल है, या मोबाइल में आप अगर देखिए एंड्रॉइड फोन में, तो एंड्रॉइड फोन में बता सकते हैं सर कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट मिलता है? गूगल। ओके, गूगल मिलता है ना। गूगल है, या अभी एलेक्सा भी आने अलेक्सा लगा। भी आने लगा है, जो आपके लेटेस्ट सीरीज है। तो इसी तरह विंडोज 10 में एक आपका वर्चुअल असिस्टेंट ऐड किया गया, जिसे हम कहते हैं कोर्टाना। देन आपको कोर्टाना को सेट करना है, फर्स्ट टाइम अपना वॉइस सिंक्रोनाइजेशन करवाना है, देन जस्ट आपको बोलना होगा हे कोर्टाना, देन आपका मशीन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके। अब एक्टिव होने का मतलब ये, सपोज आपको वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए और आपका मन नहीं है कि आप ओपन करके गूगल पे सर्च करो या लिखो, तो आपने जस्ट करना चेक किया हे कोर्टाना, वो आपको बोलेगा आई एम देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू, और आप अपना क्वेरी बोलो, वो आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इस तरीके से क्या है, हम अपने बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। जैसे याद होगा फोन में हम लोग अक्सर करते हैं, ओके गूगल खोला या कुछ किया, कॉल समवन या मैसेज समवन या ओपन व्हाट्सएप, ओपन कैमरा, इस तरीके से करते हैं ना। तो इसी तरीके से आपके पास एक वर्चुअल असिस्टेंट अवेलेबल है कोर्टाना, जो कि आपके वर्क को इजीली यहाँ पे कर देता है। तो मतलब हम अपने वॉइस से अपने मशीन को वॉइस से अपने कंट्रोल कर मशीन को सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं, ओवर द वॉइस आपका कंट्रोल आपकी मशीन पर बना रहेगा। देन उसके अलावा विंडोज हेलो का फीचर तो आपको पता ही है, कि जहाँ पे आपको रेटिना के थ्रू आप अपने सिस्टम को अनलॉक कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। बट जो विंडोज हेलो का फीचर है वो सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में सपोर्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशलाइज आपका जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ जो चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको ये विंडोज हेलो का पूरा फीचर मिल जाएगा। बाकी कोर्टाना आप नॉर्मल किसी भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। देन मतलब कोर्टाना के लिए सिर्फ माइक्रोफोन होना हाँ, जरूरी है। माइक्रोफोन होना जरूरी है, कि अब वही नहीं है तो मशीन तक आपकी चीजें कैसे पहुंचेंगी। अब हम्म। बात वही है ना, कि मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बीच में कोई एक मीडियम तो होना चाहिए ना, बिना बिल्कुल सर। उसके क्या होगा। अभी आप अपने घर पे बैठ के कुछ बोलो और मेरे आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो, तो कैसे पता चलेगा। हम्म। देन नेक्स्ट है, सबसे टॉप मोस्ट फीचर की बात करें तो डेस्कटॉप जो होता है हमारा, मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि आजकल वेब सीरीज इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं, या जो गेम्स हैं इतने सारे हो गए हैं। अब विंडोज 10 में मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन क्या है, पहले सपोज कोई यूजर है वो गेम खेल रहा है, ठीक है, और ओके। उसने क्या किया, गेम को टास्क बार में नीचे रख दिया। देन कोई भी आके देखेगा तो वो जान जाएगा, बेटा टास्क बार पे तुम्हारा ये एप्लीकेशन चल रहा था, तुमने इसको नीचे बंद किया है अभी। हम्म। और अगर आपने टास्क बार छिपाया है तो आप पकड़ में आ ही जाओगे कि आपका टास्क बार छिपाया। एक्चुअली मैं इनको इन एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर यूजर्स यही करते हैं, तो उनको रिलेट करने में आसानी होगी। मे भी आप या हम भी ऐसा ही करते हो। देन क्या होता है, मल्टीपल डेस्कटॉप से मेरे को ये ऑप्शन मिलता है कि सपोज मेरे एक डेस्कटॉप पे 3 स्क्रीन चल रहे थे, मैंने तीनों को रखा और यहाँ से न्यू डेस्कटॉप ले लिया, तो न्यू डेस्कटॉप पे मुझे कुछ दिखाएगा ही नहीं टास्क बार पे कि मेरा कोई एप्लीकेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, देन मतलब एक तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट वर्चुअल प्रोवाइड कर। एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा कि आप अपने सारे
प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस को, जो रनिंग एप्लीकेशंस है उनको आप हिडन कर सकते हो किसी दूसरे यूजर से या किसी सेकंड पर्सन से। और अगर आपको इसके बीच में स्विच करना है तो आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, या आप डेस्कटॉप वाले ऑप्शंस पे जाके भी इसको सेट कर सकते हैं। तो विंडोज प्लस टैब वैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको टाइमलाइन और बाकी सारा जो डेस्कटॉप का ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और मुझे तो ये अच्छा ही लगा सर फीचर कि सही है, थोड़ा सा हमारे जो प्राइवेसी कंसर्न है वो भी हो गया। सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, अगर उसको थोड़ा सा हम पॉजिटिव वे में ले ले, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे वो कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, देन अक्सर आपने देखा होगा कि कोई काम हो जाता है तो अक्सर इंक्वायरीज जाती हैं, चीजें देखते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं उसको एक साइड में रख के आपको जितना काम है आपको उतनी चीजें दिखा के वो फिर बाकी सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हमको मिल जाएगा कि आप प्राइवेसी अपनी रख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, बट अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने मल्टीपल डेस्कटॉप लिया देन सिस्टम रिस्टार्ट मार दिया तो वो तो फिर अलग ही चीज है ना, जब मशीन ही ऑफ हो गया तो, क्योंकि ये मेरे को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट की तो दे रहा है, तो तो आप इसलिए हाँ। लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने मल्टीपल डेस्कटॉप बता दिया, अभी आप कुछ देर पहले इसी में बात कर रहे थे टैबलेट को लेकर के। हम्म। तो यहाँ पर लाइक टैबलेट आपका इसी में इनबिल्ट, मतलब टैबलेट जो कह सकते हैं फीचर है टैबलेट मोड हम्म। लाइक, वो इसी में इनबिल्ट है या हमको अलग से करना पड़ता है? टैबलेट मोड आपका इसी में इनबिल्ट होता है। अभी मैं आपको ये एक एक्शन सेंटर के बारे में थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, देन जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके टैबलेट मोड पे ही है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और जो कि हमारी स्लाइड में इंक्लूडेड भी हैं। अभी आप देखो अगर तो एक्शन सेंटर में क्या होता है, सिंपल सा हम कुछ सेटिंग्स होती हैं जो क्विक सेटिंग्स होती हैं, जैसे वाईफाई ऑन करना है, मैंने सिंगल क्लिक किया फोन पे ड्रैग करके मेरा वाईफाई ऑन हो गया, ब्लूटूथ ऑन करना है, सेटिंग में जाना है, कुछ करना है, तो और उसी जैसे तरीके हमारे से मेरे फोन को का एक्शन सेंटर नोटिफिकेशन अवेलेबल बार होता होता है। एग्जैक्टली तो एक्शन सेंटर में क्या होता है, एक्शन सेंटर में आपके पास कुछ क्विक सेटिंग्स के भी ऑप्शंस दिए गए होते हैं। एंड सेकेंड चीज क्या है कि आपके पास जो एक्शन सेंटर है वहां पे नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है कि आपको नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, सपोज आपका एंटीवायरस प्रोग्राम में कोई चीज है या किसी एप्लीकेशन की कोई नोटिफिकेशन है, तो एक्शन सेंटर में वो सारा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन है। इसके बाद क्या आप यहाँ एक्शन सेंटर पे देख पा रहे होंगे इमेज में, तो एक टैबलेट मोड करके ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने पॉइंट आउट किया है। हम्म देन टैबलेट मोड में क्या होता है कि इन केस आप अपने डिवाइस को एज ए टैबलेट यूज कर रहे हैं, देन आप इसको टैबलेट मोड को आराम से सेट कर सकते हैं और टच के थ्रू या जैसे भी आपको यूज करना है आप इजिली अपना डिवाइस जो है उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मैंने जो कुछ फीचर्स आपके पास अभी विंडोज 10 के दिखाए थे, जैसे टैबलेट मोड था, आपका एक्शन सेंटर था, मल्टीपल डेस्कटॉप था, कोर्टाना था, एज ब्राउजर है, स्टार्ट मेन्यू है, तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं जो आपको विंडोज 10 में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपको हाइपर वी, जो इसका एक इनबिल्ट हाइपरवाइजर है, वो भी एक विंडोज 10 का बेस्ट फीचर है। हालांकि एक में भी आया था 64 बिट ओएस में, बट जब एक ओएस इतना ज्यादा नहीं चला तो उसको अलग 10 के फीचर में भी कंसीडर कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फीचर्स हैं हमारे पास विंडोज 10 के ऐसे, जिसके थ्रू हम आपको विंडोज 10 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इजी टू यूज है, सबसे अच्छा अगर कोई नया यूजर भी है तो वो आराम से इसको यूज कर सकता है। मल्टी प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबिलिटी या कई सारे प्रोग्राम या एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट कर जाते हैं। तो ये सारे ओवरऑल फीचर्स हमारे पास विंडोज 10 के होते हैं। हम्म तो मतलब अभी तक आपने जो भी यहाँ पर डिटेलिंग करी, जो भी एक्सप्लेनेशन करा, हालांकि काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। तो उसके बेसिस पे अगर हम डिफरेंशिएट करें अपने तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज, लिनक्स एंड मैक, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफरेंस लाइक तैयार हो सकता है कि पहले उसके बारे में हिस्ट्री और बाकी अनदर डिफरेंस, फाइल मैनेजमेंट या फाइल स्ट्रक्चर किस तरीके से, रजिस्ट्री या अनदर किसी सेटिंग्स के बारे में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंसेस आ सकते हैं। ओके। ओके, तो लाइक यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, मतलब जो भी डिफरेंसेस मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखे हैं, तो उनमें सबसे पहला आपका कुछ इस तरीके का डिफरेंस बना, लाइक उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में कह सकते हैं आप सिंपल सा, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे अगर हम हिस्ट्री की ही बात कर लें तो विंडोज़ हमारा 1985 में पब्लिश हुआ था, या फर्स्ट रिलीज इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का हमको मिला था, जो कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब फुली CLI बेसिस पर। देन कि उसके बाद इसने विंडोज 95 रिलीज करा अपना GUI बेसिस, जो कि काफी हद तक उस टाइम के लिए सक्सेस रहा था। हाँ, ठीक है, अब मतलब वही एकदम से चीज जैसे यूजर्स के लिए CLI से GUI स्विच हुआ था। वही चीजें जैसे जो इवोल्यूशन है, तो वहां पे क्या था, हम लोग ने बहुत सारी चीज डिस्कस किया कि 1.0 था, 3.0 था, 95 तो काफी बाद में आया, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको कहीं भी टाइमलाइन में ऐसे ही दिखेगा, डॉस 95, एमई, विस्टा, हम्म एक्सपी नहीं, एक्चुअली 7 यहाँ पे करके। मैंने जानबूझ के ये थोड़ा सा डॉस के बाद डायरेक्ट 95 लाया, लाइक डॉस 1.0, 2.0 या इनकी हाँ, बात करें तो सिमिलर ये ही भी है कहीं वो। ना कहीं CLI बेसिस पर ही थे, हाँ, है ना। यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो CLI से GUI का इवोल्यूशन अगर हम देखें, हाँ, तो एक पूरा एवोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। है ना, वही आपका मैक के बेसिस पे था। तो मैक का जो था वो 1984 में फर्स्ट रिलीज हुआ था, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर था। उनका ठीक है, स्टार्टिंग ही जीयूआई बेस पे हाँ, था। स्टार्टिंग में उनका GUI था। वहीं पे लिनक्स की अगर हम बात करें तो 1991 में, जो कि इसका पहला रिलीज आया था CLI बेसिस पर, धीरे धीरे इन्होंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपने CLI से GUI की तरफ, बट स्टिल अभी भी ये CLI पर ही ज्यादातर वर्क करते हैं, ड्यू टू इन इट्स सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के। अपनी सिक्योरिटी को लेकर के ये स्टिल अभी भी CLI बेसिस पर ही वर्क करते हैं। अच्छा, इसके एक चीज अलावा है यहाँ ना सर पर कि हम्म ओवरऑल डिस्कशन में जो मेरे को लगा कि अगर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है तो इनका क्लासिफिकेशन हम लोग जैसे समझेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी इन चीजों को समझने में। क्लासिफिकेशन और डिफरेंस पे ही डिपेंड है और चीजें। हेलो। ना तो वही चीज है कि जो डिफरेंसेस इनके हम देख रहे हैं या हम इनका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इससे हमको समझने में आसानी हो जा रही है। जैसे हमने अभी क्लासिफिकेशन देख लिया, देन ओवरऑल हमने इसको देखा, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे काफी चीजें और समझ में आ जाती हैं। अच्छा सर, क्या ऐसी चीज है कि इनके फाइल स्ट्रक्चर के बेस पे भी कुछ चेंजेस होता है? हाँ, मतलब इनका फाइल मैनेजमेंट का पार्ट भी अपना अलग ही तरीके से काम करता कि है ना। सो यहाँ पर अगर हम फाइल स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आपका जैसे विंडोज में क्या होता है, जैसे हम लोग कुछ फाइल टाइप्स आपको पता होंगे, कुछ TXT है, कुछ JPG है, कुछ MP3, कुछ आरटीएफ है। MP4, मतलब हर एक फाइल का अपना अलग एक्सटेंशन होता है जिसकी मदद से हम पहचानते हैं। ठीक है, हालांकि यही एक्सटेंशन हमारे बाकी तीनों में भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं कि आप जब म्यूजिक फाइल है मैक में यूज करोगे तो उसका एक्सटेंशन बदल जाता है। बट एक्चुअली में यहाँ पे जो फाइल स्ट्रक्चर है वो इसकी हायरार्की को लेकर के, हायरार्की लाइक कह सकते हो, जैसे पार्टीशंस हम लोग विंडोज में करते हैं। ठीक है, उन पार्टीशंस की जो मैनेजमेंट है, जैसे आपने देखा होगा जब आप विंडोज इंस्टॉल करते जी। हैं तो हमको वहाँ पे C ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल्ड मिलता है, उसके अंदर कुछ फोल्डर्स देखने को मिलते हैं जिनका अपना अलग ही वर्क होता है। हाँ, जैसे प्रोग्राम फाइल को हाँ, सिस्टम हम 32 किसी भी या एप्लीकेशन से इंस्टॉल ऐसे। करते हैं, सेम इसी तरीके से, तो वहीं पर आपका मैक और लिनक्स में वो फाइल हायरार्कीज चेंज हो जाती हैं। लाइक उसी तरीके से मैक में आपको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस का अलग मिल जाता है, टेम्प का अलग, मतलब टेम्परेरी फाइल्स के अलग मिल जाता है। इसी तरीके से और भी अनदर फोल्डर्स होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपेंडेंट है। सेम आपका लाइनेक्स में टोटली डिफरेंट हो जाता है, मतलब यूज़र के लिए इसका अपना अलग मैनेजमेंट है, कमांड्स को या एप्लीकेशन को लेकर के इसका अपना अलग मैनेजमेंट है, सर्विसेज को लेके अपना अलग मैनेजमेंट है। मतलब यहाँ पर अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर को लेकर के तो तीनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। विंडोज़ में कुछ तो ही फोल्डर्स ऐसे मिलते हैं जो अपने वर्क के लिए डिपेंडेंट हैं। ठीक कि है, बस जैसे आपका लाइनेक्स या इसमें काफी अगर हम मिल जाता है। यूज़र्स की बात करें, अगर हम यूज़र्स की बात करें तो यूज़र का अपना अलग फोल्डर है, उसमें आप कोई भी चेंजेस करो। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब हर एक चीज़ के लिए अपना अलग डायरेक्टरी स्पेसिफाइड है, तो उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है। कि ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है रजिस्ट्री। ठीक है, एक डिफरेंस कहीं ना कहीं रजिस्ट्री का भी होता है। रजिस्ट्री रजिस्ट्री लाइक क्या होता है डेटाबेस सर? आप कह सकते हो आपके सिस्टम में।
देखिए रजिस्ट्री लाइक आप डेटाबेस कह सकते हो, जो कि आपके सिस्टम में ये चीजें पता करने के लिए हेल्पफुल होता है कि आपके सिस्टम में हार्डवेयर कौन सा लगा, मतलब कह सकते हो ऑल ओवर पूरी एक्टिविटी आपके सिस्टम में, ठीक है, ओके। उसका एक ऐसा मैनेजमेंट कि आपके सिस्टम में किस टाइप की फाइल्स हैं, कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बारे में, कब इंस्टॉल हुआ था, मतलब ऑल ओवर पूरी डिटेल्स। ओके, ठीक है, यानी जैसे हमारे तो पास विंडोज में आईडी तो हमको फाइल होती सिंपली है। रजिस्ट्री एडिटर देखने को मिल जाता है। विंडोज में तो हमको पूरा रजिस्ट्री अपना अलग ही देखने को मिल जाता है। मैक और लिनक्स के केसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लाइक मैक में कुछ लाइब्रेरी बेसिस पे वो काम होते हैं, ठीक है, उसकी अपनी अलग एप्लीकेशन सेटिंग्स होती है, डॉट पी लिस्ट के नाम से वो फाइल सेव होती हैं। तो मैक ओके। उनका डॉट पी लिस्ट फाइल में स्टोर करता है। लिनक्स का अपना एक ईटीसी डायरेक्टरी होती है, ईटीसी फोल्डर कह सकते हो, ईटीसी नाम की, जो अपने रजिस्ट्रीज को उस फोल्डर के बेसिस पे मैनेज करता है। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके डेटाबेस मैनेजमेंट का भी जो तरीका है वो डिफरेंट है। अच्छा, मेरे हिसाब से ये जो स्विच ठीक है, करने वाला सीन है CLI से GUI, ये लाइनेक्स में ही अवेलेबल है। हाँ मतलब अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो ये आपका लाइनेक्स में ही ये अवेलेबल है फिलहाल के लाइनेक्स में केसेस ही, में। फिलहाल के लिए हो सकता लाइनेक्स है में आगे ही चल के, अवेलेबल है। हम्म, हो सकता है आगे चल के आपके विंडोज पे भी ये चीजें हो जाएं, क्योंकि विंडोज भी जहाँ तक अगर हम देखें, लास्ट जो इनका इन्होंने पब्लिश करा था अपना आर्टिकल, उसमें इन्होंने इन चीज को डिफाइन करा था कि विंडोज में भी कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा लिनक्स का ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब विंडोज में ही आपको लिनक्स का फील देने का ट्राई कर रहे हैं। तो वहां पर हाँ, इन्होंने इवन अपना पावर एक सेल पे तो चल भी जाते हैं कमांड लाइनेक्स के थोड़े। है ना, वही यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने और डेवलप करा था, एक WSL प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा था, विंडोज सब सिस्टम लाइनेक्स, ओके। मतलब विंडोज के अंदर ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट। अच्छा अच्छा। तो ये हो सकता है आने वाले समय में हमको विंडोज में भी ये फीचर देखने को मिले कि CLI से हम GUI में शिफ्ट कर पाए एक ही साथ। ओके। एंड जो इनके ठीक है, देन हम्म। देन आता है आपका इंटरचेंजेबल इंटरफेस, है ना। इंटरचेंजेबल इंटरफेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो ऑल ओवर इसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, ठीक है। ओके। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा, उसके डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, लाइक स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, विंडोज एक्सप्लोरर, सिस्टम ट्रे, इस तरीके से, ठीक है। हम्म। वहीं पर आपको मैक में देखने को मिलता है, उसका अपना अलग ही फीचर है, लाइक ऊपर एक लाइन रहती है मैक में, टॉप पर एक बार रहता है जहाँ पर उसकी हाँ, ऑल ओवर ऑप्शंस दिए इंफॉर्मेशन होते रहती हैं। है, नीचे एक डॉक, मतलब टॉप एंड बॉटम का मैक में पूरा हाँ, मैनेजमेंट रहता डॉकर है। डॉकर टॉप पे दिया होता है आपका जिसमें एक आप चीजें। बार रहता है, और बॉटम में एक डॉक प्रोवाइड होता है जिसपे कुछ एप्लीकेशन पहले से पिन रहती हैं, आप उन्हीं डॉक की मदद से वहां से एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो। हम्म। लिनक्स में एकदम ही डिफरेंट है, मतलब लिनक्स में आपको इतने सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो एक डेस्कटॉप आपको अच्छा लगता है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब मैक और विंडोज में क्या है, एक फिक्स्ड एप्लीकेशन, मतलब फिक्स्ड इन्वायरमेंट है कि आपको इसी हम्म। तरीके का रखना है, बट लिनक्स के केसेस में वहां पर आपको बहुत सारे टाइप देखने को मिल जाते हैं, जिनोम हो गया, XFCE हो गया, KDE हो गया, ठीक है, आपका सिनोनिम हो गया, इस तरीके से बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हो लिनक्स ओके, में। तो ऐसा ये इसलिए तो नहीं है अच्छा, कि चेंज होने लाइनेक्स का, ओपन सोर्स है। हाँ ऐसा इसीलिए लाइनेक्स ओपन सोर्स है, इट मीन्स इसको कोई भी डेवलपर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। इवन अगर आपको भी थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग पार्ट आता है, आपको भी थोड़ा बहुत लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है, या आपने HTML और CSS को भी थोड़ा बहुत समझा हो, तो आप बेसिक चीजें लाइनेक्स में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लाइक उसका टास्क बार किस तरीके से शो होना चाहिए, उसका लॉक हम्म। स्क्रीन, उसका बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं अगर हमको CSS वगैरह आता है तो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रीजन इसके ओपन सोर्स होने की वजह से ही है। ओके। उसके बाद एट लास्ट आपका आता है कमांड टर्मिनल, मतलब जहां पर हम अपने उस मशीन को मैनेज कर सकें, जिसके थ्रू मैनेज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज के टर्मिनल के बेसिस पे हमको CMD या पावर शेल मिल जाता है, बट इसके अलावा हम विंडोज में ऑल ओवर अपना काम
ग्राफिकल बेसिस पे कर लेते हैं डायरेक्टली। कोई भी एप्लीकेशन आपको रन करनी है, कोई भी फाइल बनानी है, आप सिंपली क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या नोटपैड डायरेक्टली ओपन करते हैं, आपको सिंपली ग्राफिकल सेशन में वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। मैक के बेसिस पे क्या है, मैक में आपको जो उसका शेल मिलता है, जो कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है टर्मिनल के नाम से या कंसोल के नाम से भी देखने को मिलता है वो कभी कभी, ठीक है। एंड ग्राफिकल सेशन भी आपको अल्टीमेटली वहाँ पे प्रोवाइडेड है। मतलब मैक में अगर आप चाहो तो CLI बेसिस पे काम कर सकते हो, ठीक है, बट मैक में अधिकतर स्टिल GUI हमको इतना अवेलेबल है, GUI इतना डेवलप कर चुका है मैक का कि हम लोग स्टिल अभी भी सारा काम GUI बेसिस पे करते हैं। हमको उसके बट CLI की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके CLI की जरूरत मतलब मान के चलिए आपको 5 और 10% के बेसिस पर ही मुश्किल से पड़े अगर कोई एडवांस यूजर है ना। बट लिनक्स पे स्टिल हम बात करें तो लिनक्स में आपको टर्मिनल, कंसोल, एक्सटर्म, डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट नेम से आपको वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहीं पे जो आपका लिनक्स में पूरा बेसिस वर्क है, मतलब कैसे जो भी आपको वर्क करना है वो आपका ऑल ओवर टर्मिनल पर ही रहता है। ग्राफिकल सेशन में आप बेसिक चाहे कोई फाइल ओपन करना हो गया, कोई करनी हो गई, कोई एप्लीकेशन आपको यूज करना है, बट स्टिल अगर आपको लिनक्स मशीन में कोई चेंजेस करने हैं या आपको मशीन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, फाइल मैनेजमेंट दे, वो सारे CLI बेसिस पे ही करते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें थी जो यहाँ तो पे डिस्कशन। बताइए सर। जी बिल्कुल। नहीं, फिलहाल के केसेस में अगर देखें तो यहाँ पर ये तो कुछ बेसिक से डिफरेंस हैं, बस यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे जो लिनक्स बेसिस सिस्टम्स होते हैं, जो एक्चुअली में आपके शेल बेसिस सिस्टम बोले जाते हैं, वो आपके सिक्योरिटी कंसर्न से अच्छे होते हैं, है ना। सिक्योरिटी कंसर्न लाइक मींस इनमें ऑटो रन वाला कोई सिस्टम नहीं रहता, मतलब बट ऑटो एग्जीक्यूटेबल नहीं हाँ, बट होते, विंडोज में ऑटो है ना। रन वाला हालांकि बहुत होता है। विंडोज में ऑटो एग्जीक्यूटेबल का है, बट विंडोज में भी धीरे धीरे ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल रिमूव करा जा रहा है ताकि उसकी भी सिक्योरिटी कह सकते हैं ब्रीच ना होने पाए, उसकी भी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करी जा रही है। बट स्टिल उसमें भी कुछ ऐसा है कि हम ऑटो रन कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू या अनदर। तो कहीं ना कहीं विंडोज अभी भी अगर हम कहें तो डेवलपमेंट पे ही है, मतलब डेवलपमेंट में तो ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। बट कहीं ना कहीं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी जगह अच्छा होता है। जी सर, नॉर्मल यूजर के लिए एक्चुअली विंडोज एक स्टिल अभी लास्ट भी सबसे अच्छा क्वेरी था माना थोड़ा मेरा जाता है। आपसे। ठीक है। बिल्कुल सर। तो एक और चीज थी कि जैसे विंडोज 10 इतना अगर इफेक्टिव है, इतना यूजफुल है, देन ये भी तो होगा कि विंडोज 10 पे भी कुछ कोर्सेस होते होंगे जिनकी हेल्प से यूजर अच्छे से समझ सके। सपोज किसी को अगर विंडोज 10 कैसे कुछ करना है, तो क्या इसके भी कुछ कोर्सेस के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? नहीं, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इसका खुद का अपना एक कोर्स लॉन्च करा हुआ है विंडोज 10 नाम से। मतलब उसमें क्या है, ऑल ओवर क्लाइंट बेसिस पे जितना भी वर्क होता है एक कंपनी में, हाँ। उसको लेकर के पूरा यहाँ पर एक कोर्स डेवलप्ड है। हालांकि अदर जो भी सर्टिफिकेशन कंपनीज हैं उन्होंने भी इसको लेकर के अलग अलग टाइप के मीन्स कोर्स यानी डिफाइन कर ग्लोबल वाला रखे हैं। ऐसा सीन नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इसकी ट्रेनिंग दे रहा है और आपको एक बेटर चीजें विंडोज 10 हाँ, के बारे मतलब में एक समझा सकते हैं। क्लाइंट बेसिस को या ये कह सकते हैं सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मैनेजमेंट पार्ट है वो आप सीख सकते हैं, मतलब उसके लिए कोर्स डेवलप्ड है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। ओके, सो थैंक यू सर फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपने डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। एंड सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग अस live, and we hope this session is useful for you, and comment us for next topic जिस पे भी आपको डिटेल्स चाहिए या आपको कुछ डिस्कशन उस पे चाहिए, तो we are here to help you. Okay, thank you so much.